कैटेगरीज ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। अब रिसर्च क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अगर आप रिसर्च डिज़ाइन को रिकॉल करें ना, वहाँ भी एएमजे के पेपर में लिखा था कि ऐसे पेपर कभी भी पब्लिश या एक्सेप्ट नहीं होते, रिव्यू में नहीं जाते, जिनका रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च क्वेश्चन से मैच नहीं करता। इस डिस्कशन में हम रिसर्च क्वेश्चन देखेंगे कि कितनी तरह के होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं। आपके क्या आइडिया है इसके बारे में कि कैटेगरीज ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस या टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस? जी बिल्कुल ठीक है। एक आपके पास आ गया, तो किस एक्सटेंट तक कोई फिनोमेना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। रिसर्च क्वेश्चंस अबाउट कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। जी, और क्या हो सकता है? एक्सटेंट हो सकता है, एक्सटेंट टू व्हिच जो है वो आई प्लस पे क्या कर रहा है? इम्पैक्ट। अच्छा, जो इम्पैक्ट है ना, ये जो इम्पैक्ट का वर्ड है ये इस्तेमाल ही कॉजल के लिए होता है। कॉज यही होती है कि आपका आईवी डीवी को कितना इम्पैक्ट करता है। और वर्किंग हो सकती है जी अबाउट। जी, क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है? ओके, अबाउट द एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एक आपके पास आ गया एसोसिएटिव रिलेशनशिप और दूसरा आ गया आपके पास कॉजल रिलेशनशिप। थर्ड आपके पास हो सकता है जी अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। अब इनमें डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि हमने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप और कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के होते हैं दे डिस्कस अबाउट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में व्हाट इज़ मेल टू फीमेल रेशो। आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी वर्क फोर्स के अंदर मेल टू फीमेल रेशियो की क्या क्या नंबर है। तो हम एक नंबर को असेस करना चाहते हैं किसी वेरिएबल की। एक और वेरिएबल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द टर्न आउट रेशियो, जॉब टर्नओवर अमंग बैंकिंग इंडस्ट्री, अमंग टेलीकॉम इंडस्ट्री। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बात करते होते थे ना कि इस वक्त पाकिस्तान में यूथ है, पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि बिटवीन 30 टू 45 कितने लोग हैं। दीज आर द रिसर्च क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चन बात करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। वेयर एज जो आपके एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स हैं और कॉजल रिलेशनशिप्स हैं, दे डिस्कस अबाउट relationships between two variables। एक डिफरेंस क्लियर हो गया कि आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं,
जबकि आपके जो एसोसिएटिव या कॉजल क्वेश्चंस होते हैं वो दो वेरिएबल्स के दरमियान बात करते हैं। अब मैं ना हमने इसी एग्जांपल को यूज़ करते जाना है। हर हम ये बात करें कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन दिस सैंपल, या इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन biryani eaters and samosa eaters in this population? How many population lies between the age of 30 and 45? How many pounds of weight between, for example, 100 and 150? For how many individuals? Uh, how many individuals possess this weight? How many individuals have the height of between एज जो है ना इंचेस की बात है तो फॉर एग्जांपल 40 टू 65 और लेस देन 50 इंचेस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वैल्यूज़ की बात करते हैं कि क्या वो रिसर्च क्वेश्चन एक ख़ास वैल्यू को टेस्ट करने जा रहा है, तो क्या वो वैल्यू किसी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती। सेकंड है एसोसिएटिव रिलेशनशिप। क्या मेल में और क्या बिरयानी में एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है कि मेल किसी एक फूड को लाइक करते हो या फीमेल लाइक करती हो। क्या वेट और हाइट के दरमियान एसोसिएशन है कि वेट और हाइट हो सकता है इकट्ठे इंक्रीज करते हो या रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो। एज और वेट हो सकता है एज के बढ़ने के साथ वेट भी बढ़ता हो। लेकिन जो आपका कॉजल रिलेशनशिप है ना वो ये बताता है कि एज में अगर इंक्रीज आएगी तो आपके वेट में कितना इंक्रीज आएगा, अगर आपकी हाइट में इंक्रीज आएगी तो आपके वेट में कितना इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं कि ये वो इंटरप्रिटेशन है जो हम रिग्रेशन के बीटा की करते हैं। तो यहाँ तक तीनों चीजों में क्लियर हो गया डिफरेंस। जी तीनों चीजों में, तीनों क्वेश्चंस की टाइप्स में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। एसोसिएटिव सिंपल जो है ना बात ये करता है, इम्पैक्ट की बात नहीं करता। यहाँ पर हमने बात की कि इस सैंपल के अंदर हाइट और वेट है, क्या हाइट के बढ़ने से वेट बढ़ता है, क्या एज के बढ़ने से वेट बढ़ता है, क्या एज के बढ़ने से हाइट बढ़ती है। ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना ये बात करेंगे एसोसिएटिव रिलेशनशिप की। तो इसके लिए जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यू कैन यूज़ दैट। आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं जी, एसोसिएशन के लिए रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं एसोसिएटेड। ये दो लफ्ज़ आप यूज़ कर लें। क्वेश्चन क्या हो सकता है, डज इंक्रीज इन हाइट related to increase in weight, is increase in weight is related to or associated with increase in age। तो हम सिर्फ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेट करता है या नहीं करता। दूसरा है कॉजल। कॉजल ये बात करता है कि टाइम का एक सीक्वेंस है, आई वी पहले चेंज होगा, डी वी उसके बाद में चेंज होगा, आई वी की वजह से डी वी में चेंज आएगा। कि अगर आपकी हाइट में 1 इंच का इंक्रीज आता है तो वेट में कितने पाउंड्स का इंक्रीज आएगा। दिस इज कॉजल। अगर आपकी एज में 1 ईयर का इंक्रीज आता है आपके वेट में कितने पाउंड्स का इंक्रीज आएगा। दिस इज कॉजल। कि एक में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आता है, और फिर ये भी बात है कि एक में जो चेंज आया है उसकी वजह से दूसरे में चेंज आया है। लेकिन एसोसिएशन क्या है कि दोनों चीज़ें
बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या एक कम हो रही है और दूसरी ज्यादा हो रही है, उनमें ना कॉज नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं आपस में। और तीसरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो जो कॉजल रिलेशनशिप है ना, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं, एसोसिएटिव के लिए आप वर्ड यूज कर लेंगे रिलेटेड और एसोसिएटेड, और इसके लिए आप यूज करेंगे जी इफेक्ट और इम्पैक्ट। इवन समटाइम इफेक्ट भी नहीं यूज किया जाता, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इम्पैक्ट, बल्कि समटाइम कॉजल इम्पैक्ट भी लिखा जाता है। कॉजल का ना कोई अल्टरनेट नहीं है। कॉजल मीन एक में चेंज आया है, फिर दूसरे वेरिएबल में उसका आउटकम आया है। बात क्लियर हुई है यहाँ तक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन? चलें जी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ जी, आपने बताना है ये क्या है। एवरेज does average age in Pakistan equal to 60 years? जी किरण बताएंगी कौन सा क्वेश्चन है ये। Does average age in Pakistan is equal to 60 years? जी आसिफ साहब, क्या कौन सा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम असेस करना चाह रहे हैं। हाँ सर, एवरेज। ठीक है, कि एवरेज एज पाकिस्तान में 60 साल है या नहीं है। What is the average age of marriage in Pakistan? मैरिज की बात कर लें, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, कौन सा क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम असेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जी कि डज इंक्रीज इन एजुकेशन results in higher chances of employment? Does increase in education result in higher chances of employment? जी कौन कौन सा है जी? कॉजल है। चलिए चलिए, इस पे अभी हम इसको फाइनल नहीं करते, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Does an increase in rainfall results in higher crop yield? जी कौन सा क्वेश्चन है जी? कॉजल है ना सर। चलें, ये भी कॉजल है। तो इसे मैं रीफ्रेम करता हूँ। Does increase in education related to higher chances of employment? अब ये कौन सा क्वेश्चन है? Associated. Does an increase in rainfall associated with higher chances of higher chances of high crop yield, सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? एसोसिएटेड। तो इसका मतलब है कि फर्क क्या है, आपका जो वैल्यूज का क्वेश्चन है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं,
लेकिन जो आपके कॉजल रिलेशनशिप या एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको एसोसिएटिव रिलेशनशिप में ना ये क्लियर नहीं होता कि आईवीडीवी कौन से हैं। सिंपल आप बात करते हैं कि दो वेरिएबल रिलेट करते हैं या नहीं करते, ठीक हो गया। तो अगर आपने यहाँ पर दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को टेस्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर सकते हैं? तो आंसर आ गया जी कोरिलेशन एंड, और कौन सा? Covariance. कोवेरियंस। अगर आपने कॉजल रिलेशनशिप को टेस्ट करना है तो क्या करेंगे? Beta. हाउ टू टेस्ट कॉजल इफेक्ट्स? जी, रिग्रेशन। ठीक हो गया। चलिए, यहाँ तक बात समझ आ गई जी। हमारे पास तीन तरह के, we have three types of questions about numerical values of a variable, questions about causal relationships of two variables, questions about associative relationship between two variables. अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या दो वेरिएबल्स आपने जो कोरिलेशन में डाले हैं, क्या आप उन्हें रिग्रेशन में भी डाल सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आपने रिग्रेशन एस्टिमेट कर दी, आपके पास बीटा भी एस्टिमेट हो जाएगा। लेकिन जो बिहेवियरल साइंसेज में, साइकोलॉजी में रिसर्चर्स है ना, वो ये बात करते हैं कि रिग्रेशन भी आपका कॉजल रिलेशनशिप को टेस्ट नहीं कर सकता। इस बात से जो पहले तक की बात है ना, वो स्टैटिस्टिकल वर्किंग है। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन कॉजल को बताता है इम्पैक्ट को, कोरिलेशन और कोवेरिएंस जो है ना वो एसोसिएशन को बताते हैं। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स वाले ये कहते हैं जी आप बीटा को टेस्ट कर लें तो वो कॉजल इम्पैक्ट है, आप कोरिलेशन और कोवेरिएंस को टेस्ट कर लें वो एसोसिएटिव रिलेशनशिप है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर, बिहेवियरल साइंसेज में, ऑर्गेनाइजेशनल साइंसेज में, मार्केटिंग में, एचआर में रिसर्चर्स कहते हैं कि सिर्फ रिग्रेशन, ये ना यहाँ पर वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि रिग्रेशन यूज ही नहीं किया जा सकता कॉजल रिलेशनशिप के लिए, रिग्रेशन एस्टिमेट करें फिर भी आपका जो रिलेशनशिप प्रूव होगा वो एसोसिएटिव ही प्रूव होगा। बीटा जो है वो कॉज है ही नहीं, बीटा कॉजल है ही नहीं, बीटा बताता ही एसोसिएटिव रिलेशनशिप है। कुछ लोग कहते हैं कि आप रिग्रेशन यूज कर लें लेकिन साथ में एक और मेथड भी यूज करें जिसे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन पढ़ी थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। वो कहते हैं कि आप अपने रिग्रेशन की स्टडी को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के साथ रिपीट करें तो फिर हम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बिल्कुल ये रिग्रेशन का बीटा कॉजल इम्पैक्ट बता सकता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं बिहेवियरल साइंसेज में जो कहते हैं कि रिग्रेशन का बीटा ही कॉजल इम्पैक्ट को बताता है। तो यहाँ पर ना कोई कंसेंसस नहीं है यहाँ पर ना, लेकिन ये कंसेंसस जरूर है कि एचआर और मार्केटिंग के अंदर बिहेवियरल साइंसेज में रिग्रेशन अलोन कैन नॉट बी यूज्ड। रिग्रेशन अलोन की मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ रिग्रेशन को यूज करके आप कॉजल इन्फ्रेंस को प्रूव नहीं कर सकते। बात समझ आ गई है यहाँ तक? सर लेट्स सपोज कि हम जैसे किसी मेडिसिन का वो लेना चाहें तो हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बेस पे करेंगे। ये जो है ना, अब मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ लेकिन आपने ना ये भूल जाना है सुनने के बाद, ठीक हो गया। प्रॉब्लम ये है ना कि जो रिसर्च मेथड है ना
उसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। ठीक हो गया। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि रिग्रेशन से आप कॉजल इंपैक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे एंड पर जो मीडिएशन मॉडल है ना, वो मॉडल ही कॉजल है। मीडिएशन तो ये कहती है ना कि आईवी मीडिएटर को कॉज करता है, मीडिएटर डीवी को कॉज करता है। इसका मतलब है कि कॉजल एनालिसिस करना है इन तीनों का, तो फिर ही आप मीडिएशन प्रूव करेंगे। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो मीडिएशन एनालिसिस के लिए रिग्रेशन को यूज करता है। इसका मतलब है कि अगर आपने रिग्रेशन को यूज किया मीडिएशन टेस्टिंग के लिए, तो आप तो फिर कॉजल को इन्फर कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि रिग्रेशन को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये डाइवर्सिटी या डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करती है। ये दो ऑपोजिट एंड्स हैं एक ही चीज के। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ये है कि आप जो है ना रिग्रेशन यूज कर लें और मीडिएशन को प्रूव कर लें, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हुए उस पर एक और एविडेंस दे दें, दो स्टडीज कर लें, तो आपकी जो है ना एक एक अच्छा कॉजल कंक्लूजन आप दे सकते हैं। इसीलिए आप जितने भी पेपर आजकल पब्लिश होते हैं ना, उसमें एक स्टडी नहीं हुई होती, उसमें 2 3 या 4 स्टडीज हुई होती हैं। और जो पेपर मैंने आपसे शेयर किया था पढ़ने के लिए, उसमें कितनी स्टडीज थी अगर आपने देखा हो तो? जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। देखा है उसमें बहुत सारी थी, पढ़ा नहीं। उसमें जी स्टडी 1 है, स्टडी 2 है, स्टडी 3 है, और स्टडी 4 है। इसके अंदर 4 स्टडीज हैं। ये क्यों की गई हैं? क्योंकि आप एक स्टडी के एक रिग्रेशन से, एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो मानता ही नहीं है कि ये कॉजल निकल आया है। आप 2 3 4 स्टडीज करें, कुछ रिग्रेशन से करें, कुछ एक्सपेरिमेंटल से करें, और फिर उनको जॉइंटली आप इंटरप्रेट करें जी कि ये कॉजल एनालिसिस है। ठीक है? तो आपने कॉइन टॉस किया ना, हेड या टेल आया, ये वो सीन नहीं है कि सर हमें ये बता दें कॉजल है या नहीं, रिग्रेशन यूज करें या कुछ और यूज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिशियन ये कहता है कि रिग्रेशन का बीटा आपका जो है ना वो कॉजल एनालिसिस है। लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं, जो गुरुज ऑफ द फील्ड है, स्टैटिस्टिशियन को फील्ड का तो नहीं पता ना। स्टैटिस्टिशियन तो सिर्फ न्यूमेरिकल फार्मूला पे काम करते हैं। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि रिग्रेशन का कोएफिशिएंट भी कॉजल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उन प्रॉब्लम से बात करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आपको मैं वो शो करूँ ना, जो हमने पेपर AMJ वाला आर्टिकल था, इसके कंक्लूजन में यही चीज़ मेंशन है। यस, गुड। इट्स ग्रेट कि आपको अभी तक वो याद है, और ये आपके ना PhD में ये आर्टिकल करेगा जी। अ pragmatic approach to research design start with the assumption that most single study design are flawed in some ways with respect to validity. The best approach क्या होगी जी? कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो नहीं हो सकता जो तमाम थ्रेड्स को एलिमिनेट कर दे। तो क्या करें जी? मल्टीपल स्टडी करें। ईच स्टडी इन अ सीरीज विल हैव इट्स ओन flaws, but together the studies may allow for stronger inference and more generalizable results than would any single study. In our view, multiple study and multiple sample designs are vastly underutilized in the organizational sciences. जब ये पेपर पब्लिश हुआ था ना 10 साल पहले, उस वक्त जर्नल सिंगल स्टडीज को पब्लिश करते थे, लेकिन आज सिंगल स्टडी पब्लिश करना नियर इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक मीटिंग भी क्लोज होने वाली है। हाउ मच टाइम? 15 मिनट्स है। चलें।
इसको हम सम अप करते हैं जी। अभी हमने क्या पढ़ा? देर आर 3 types of research questions. One is for numerical values of the variable, कि आपका कोई खास वेरिएबल किसी स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, कोई वैल्यू रखता है या नहीं रखता। ये वेरिएबल, ये रिसर्च क्वेश्चंस हमेशा आर अबाउट सिंगल वेरिएबल। सेकंड है आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस अबाउट एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स, कि क्या दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं। इसमें हम ये इग्नोर कर देते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है। देन आपके पास है जी रिलेशनशिप्स ऑफ कॉजल नेचर। तो इसके बारे में बात की जाती है दैट आपका जो रिग्रेशन है वो कभी भी साइकोलॉजी के रिसर्च, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। ठीक भाई। सो वी वर डिस्कसिंग कि आपके पास जो, तो यहाँ पर हमारा टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है दैट कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कॉजेशन। कोरिलेशन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है आप उनको रिग्रेशन में डाल लें और कहें जी कॉजेशन भी आ गई, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम उसकी ना एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। जो क्रिटिसिज्म है ना, उसकी रीज़न क्या है। एक एग्जांपल मैंने आपके नोट्स में भी लिखी है, दैट इज़ द क्राइम रेट एंड आइसक्रीम सेल्स। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि गर्मियों में ज़्यादा क्राइम होते हैं या विंटर में, समर में ज़्यादा क्राइम्स होते हैं या विंटर में ज़्यादा क्राइम्स होते हैं हमारी सोसाइटी में? विंटर में होते हैं। ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? सर लोग जल्दी जो है वो घरों के अंदर चले जाते हैं, सुनसान से ही वो घर जाते हैं, टूरिस्ट और ये सारी चीजें जो है। चलें, तो ठीक हो गया। तो अच्छा, ये वही बात है, हम ना अपने चाइल्डहुड में भी यही बात करते होते थे कि ये सर्दियों में क्राइम्स क्यों ज़्यादा होते हैं। शायद वो डार्कनेस का टाइम ज़्यादा होता है दिन में या रात, 24 आवर्स के अंदर। तो कोई ना कोई रीज़न है, वैसे फील यही होता है कि पाकिस्तान में ना विंटर में ज़्यादा होते हैं जी। तो हम इसको कह लेते हैं जी क्राइम रेट एंड यूज़ ऑफ वार्म क्लोथ्स। हम नोट्स में ना एग्जांपल दी हुई है, शायद अमेरिका के अंदर अपोजिट बिहेवियर है, वहाँ पर जो है ना समर में क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एग्जांपल आपने खुद पढ़ लेनी है। हम एक नई एग्जांपल बना लेते हैं कि पाकिस्तान में हमने दो वेरिएबल्स लिए, क्राइम का डेटा लिया और वार्म क्लोथ्स के यूजेज का डेटा लिया। क्या दोनों के दरमियान एसोसिएशन निकलेगी? मॉम तो जितने ज्यादा आपने कभी जी, यूज क्योंकि कपड़े हमने तक इतने ज्यादा चले भी उतने ज्यादा रोड कवर हो गए। नहीं, उसमें ये है ना कि बैक एंड पर एक और फैक्टर है ना, कि हमें पता है कि सोसाइटी में विंटर में जो है ना ज़्यादा क्राइम होता है, और हमें ये भी पता है कि सोसाइटी में विंटर में वार्म क्लोथ्स यूज होते हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों को इम्पेक्ट कर रहा है।
उसकी वजह से ये, अगर ये दोनों उस तीसरे के साथ रिलेट करते हैं, इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स आपस में भी रिलेट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं जी कि व्हेन देयर इज एन देयर इज अ थर्ड वेरिएबल which is driving both IV and DV। ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जी, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसे कहा जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग भी कहते हैं और एक्सट्रेनियस भी कहते हैं। अगर कुछ व्हेन देयर इज अ थर्ड वेरिएबल व्हिच इज ड्राइविंग बोथ IV एंड DV, regression cannot capture causality। ठीक हो गया। हमने एग्जांपल देखी कि जब हमारे पास टेम्परेचर कम कम होगा, क्राइम भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा, वार्म क्लोथ्स भी ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। तो आपने एक्स और वाई लिए, क्राइम का डेटा लिया और वार्म क्लोथ्स के यूजेज का डेटा लिया, उनमें एसोसिएशन तो आ जाएगी, कोरिलेशन तो आ जाएगा, और जब रिग्रेशन में डालेंगे तो बीटा भी आ जाएगा। लेकिन दैट बीटा विल नॉट बी इंटरप्रेटेड एज causality। That beta will not be interpreted as causality। So these are the limitations of regression analysis, कि इनकी वजह से हम जो बात करते हैं ना रिसर्चर्स, वो ये कहते हैं कि इसलिए आप रिग्रेशन के बीटा को अलोन कॉजल इम्पैक्ट ट्रीट नहीं कर सकते। सेकंड, व्हेन देयर इज रिवर्स कॉजलिटी, अगर आपके मॉडल में y भी x को इम्पैक्ट करता है, फिर भी रिग्रेशन का बीटा जो है ना वो कॉजल इफेक्ट कैप्चर नहीं कर सकता। और मैं जनरल लिख देता हूं जी, अदर व्हेन देयर आर अदर और व्हेन अदर assumptions of error term are violated। कि अगर एरर टर्म की कुछ और assumptions वायलेट हो गई है ना, फिर भी आपका जो बीटा है रिग्रेशन का, वो इसे कैप्चर नहीं कर सकता कॉजल इम्पैक्ट को। तो आपके नोट्स में एक एग्जांपल दी हुई है कि उन्होंने एज्यूम ये किया हुआ है कि क्राइम रेट जो है ना वो विंटर की बजाय समर में बढ़ता है। तो आप आइसक्रीम सेल का डेटा ले लें, क्राइम रेट का डेटा ले लें, तो दोनों तो एसोसिएटेड हैं आपस में, एसोसिएशन तो आ जाएगी, लेकिन कॉजलिटी नहीं आएगी, बिकॉज एक थर्ड वेरिएबल है टेम्परेचर की इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा और आइसक्रीम सेल भी बढ़ेगी। तो ये वाला कोरिलेशन कॉजलिटी को कैप्चर नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है यहां तक पूछ लें, फिर हम मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी हिरा, किरण एंड आसिफ इकबाल, कोई क्वेश्चन नहीं है और समझ भी आ गई है? चलिए नेक्स्ट हमने बात करनी है जी ऑपरेशनल डेफिनेशन और मेजरमेंट पे। मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ।